बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है MCQ टाइप क्वेश्चन पर। यानी कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आज की इस श्रृंखला में यानी इस क्लास में आप लोग को फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के आपके समस्त चैप्टर के MCQ टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार के क्लास आप लोग को मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित की जा रही है, चलाई जा रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए सेमेस्टर फर्स्ट। और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि अगर हम बात कर लें आपके क्लास की टाइमिंग का, तो दोस्तों इस समय आपकी क्लास प्रॉपरली नहीं चल पा रही है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि जो इस समय थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अपने स्कूल में, क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है, तो मैं ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसलिए आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो है शाम 7 बजे बॉटनी की क्लास होगी, और 8 बजे रात आपकी केमिस्ट्री की क्लास, और 9 बजे रात को आपकी फिजिक्स की क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ आप लोग की आज क्लास थोड़ा सा लेट चल पाएगी, क्योंकि आज जो है लगभग की मानकर चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपके आल सिलेबस का रिवीजन हमें आज करवाना है। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन, यानी कि आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ऑप्शन आपके सम्मुख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डिफेंस स्पेसिस, सी है लुईस बेस, और डी है निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है ए न्यूक्लियोफिलिक इज, एक न्यूक्लियोफिलिक बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सेम ऑप्शन दिया गया है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो न्यूक्लियोफिलिक पूछा जाएगा या तो आपसे इलेक्ट्रोफिलिक पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक की सापेक्ष में क्या था, हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट स्पेसिस, और न्यूक्लियोफिलिक के सापेक्ष में क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, इनमें से आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NH3 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है एल्केन रेडली अंडरगो, एल्केन जो है वो रेडली किसमें वियोजित होता है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वियोजित होता है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिशन रिएक्शन, यानी एल्केन्स रेडली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेन फ्रॉम ए कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपको बताना है कि साइनोहाइड्रेन जो है वो कीटोन, यानी कि कीटोन से साइनोहाइड्रोन जो है वो किस अभिक्रिया के द्वारा हम बनाएंगे। ऑप्शन दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा। चलिए इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, कीटोन से साइक्लोहाइड्रेन बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे।
अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे, पूछा गया है द रिएक्शन बिटवीन एथिलीन एंड ब्रोमीन इज एग्जाम्पल ऑफ। एथिलीन और ब्रोमीन का जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को सभी लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है आपसे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा एथीन और ब्रोमीन जो है वो प्राप्त होता है, यानी इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, जो बेंजीन का नाइट्रेशन होता है वो किस अभिक्रिया के दौरान होता है आपको बताना है। तो बेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? बेसिकली वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, यानी आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया ब्रोमिनेशन ऑफ मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज। आपसे पूछा गया है कि, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन ऑफ मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, यानी कि मेथेन का जो ब्रोमिनेशन है वो सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में क्या प्रदान करता है। जब मेथेन का हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हम सूर्य की उपस्थिति में उसका जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, यानी कि मेथेन को हम क्या करते हैं, ब्रोमाइड से रिएक्शन जब कराते हैं, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड मान लीजिए या कुछ भी लेकर के कोई एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका कराते हैं, तो हमें किसके द्वारा, इसमें किस रिएक्शन के द्वारा जो है मेथेन का सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन होता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। तो ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो SN1 मैकेनिज्म के प्रोसीड जो होता है वो क्या होता है, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रोसीड होता है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो द रिएक्शन इज, यानी कि अगर कोई एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। तो जो उसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर होगा या बाई मॉलिक्यूलर होगा या ट्राई मॉलिक्यूलर होगा, या रेट डिपेंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिमॉलिक्यूलर, यानी यूनिमॉलिक्यूलर के द्वारा क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर के द्वारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा किसके? SN मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या बन रहा है आपका? इसमें सही जवाब आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर ए यूनिमॉलिक्यूलर। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है एल्किल हैलाइड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न पर। एल्किल हैलाइड कैन बी कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला जैसे बेसिकली हम कहते हैं RX, ठीक है, RX बेसिकली इसको हम कहते हैं RX, यानी इसे कहते हैं एल्किल ग्रुप और इसे कहते हैं हैलाइड, इसी को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जब यहाँ पर हो रही एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड कैन बी कन्वर्ट इनटू एल्कोहल इन द सिंगल स्टेप रिएक्शन इट एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, यानी कि एल्किल हैलाइड जो होता है वो एल्कोहल में एक सिंगल स्टेप में जो है एल्कोहल में क्या करता है? कन्वर्ट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एग्जाम्पल ऑफ। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसका एग्जाम्पल है? क्या वो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है,
या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या एलिमिनेशन रिएक्शन, या रीअरेंजमेंट आपको बताना है। तो डिहाइड्रेशन यानी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो बेसिकली एलिमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वो किसका? एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सहिबिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कंटेन करता है। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इसमें जो है अनिवार्य रूप से कौन सा कंपाउंड क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कंटेन करता है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड्स। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सहिबिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इनमें से विच कैन नॉट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है कंटेन नहीं करता है। आपको इसका आंसर करना है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कंटेन नहीं करता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, देखो अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन कंटेन करता है, एल्डिहाइड कंटेन करता है, कीटोन भी कंटेन करता है। इसमें जो है इधर से कंटेन नहीं करता है। यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस्टर्स। एस्टर्स जो होता है वो कंटेन नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अनिवार्य रूप से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, मेथिल क्लोराइड। क्या पूछा गया है? मेथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय मैकेनिज्म, यानी कि जो मेथिल क्लोराइड है उस जब रिएक्शन करता है किसके साथ? NaOH के साथ। तो उसका मैकेनिज्म जो है, उसकी मैकेनिज्म की प्रक्रिया किस रिएक्शन के द्वारा होती है? तो मेथिल क्लोराइड का जो मैकेनिज्म है NaOH की रिएक्शन के दौरान, तो ये SN2 रिएक्शन प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करता है? मैकेनिज्म अपना बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है आपसे। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, SN1 रिएक्शन इज फेवरेटेड बाई, SN1 रिएक्शन जो है फेवरेटेड बाई किसके द्वारा फेवरेटेड किया गया है? तो पहला क्या दिया गया है? बल्कि ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन एटम। दूसरा है स्मॉल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन एटम। सी दिया गया है नॉन पोलर सॉल्वेंट, और डी दिया गया है नन ऑफ अबव। आपको इस पर आंसर बताना है। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, हाइलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरमीडिएट, यानी कि हाइलोजिनेशन, एक एल्केन का जो हाइलोजिनेशन है वो किस जो है प्रक्रिया के या किस इंटरमीडिएट प्रक्रिया के द्वारा टेक्स प्लेस, यानी कि स्थान ग्रहण करता है। जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये जो है फ्री यानी कार्बन फ्री रेडिकल के द्वारा हाइलोजिनेशन होता है। एल्केन का हाइलोजिनेशन जो होता है वो फ्री यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल के द्वारा क्या करता है? टेक्स प्लेस लेता है, यानी स्थान ग्रहण करता है। यानी जो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन फ्री रेडिकल। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है आपसे। पूछा गया है रीमर टीमान रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोल्यूशन द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ। राइमर टीमान रिएक्शन जो है फिनोल और क्लोरोफॉर्म, जब फिनोल और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होता है तब कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? नेमिंग रिएक्शन। तो वो रीमर टीमान रिएक्शन होता है। तो जो इसमें एक्वस सोल्यूशन होता है, जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें कौन सा प्रक्रम लगता है? क्या कार्बोकेटायंस या कार्बोएनायंस या कार्बो रेडिकल या कार्बिन्स? किसके कारण ऐसा होता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बिन्स के कारण, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, ए न्यूक्लियोफिलिक मस्ट हैव। ए न्यूक्लियोफिलिक के पास जो है
क्या होना अनिवार्य है? एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के पास क्या होना अनिवार्य है? अनिवार्य रूप से एक न्यूक्लियोफिलिक के पास कौन सा प्रक्रम पाया जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए न्यूक्लियोफिलिक मस्ट हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फ्री रेडिकल। इनमें से किसके पास जो है फ्री रेडिकल का फीचर्स पाया जाता है, यानी प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसके पास इनमें से किसके पास जो होगा वो क्या करेगा, फीचर पाया जाएगा फ्री रेडिकल का, यानी कि कौन सा लक्षण जो है इनमें से किसके पास फ्री रेडिकल का लक्षण पाया जाएगा। क्या जिसके पास प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, या प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या एसोसिएटेड विथ हाई स्टेबिलिटी के आधार पर। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनपेयर्ड, यानी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल कब दिखाएगा, जब किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो, तो वो कुछ ना कुछ लक्षण क्या करेगा, फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल का शो करेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड, इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है SN1 रिएक्शन के द्वारा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, अभी मैंने आप लोग को बताया है इस प्रश्न का। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्बोनियम आयन, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कार्बोनियम आयन के सापेक्ष में। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के सापेक्ष में कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ करेक्ट, यानी कि इट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफिलिक, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करेगा। इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट भी ये प्रदर्शित कर सकता है। इट कैन द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म ऑफ द ओलिफिन, यानी कि इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिक part of the reagent attack the substrate CH3CH2COCH3 on the, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बताना है किसी भी रेजेंट का। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका IPSC नॉमेनक्लेचर होगा क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है मेथिल और एथिल एल्कोहल के जो ग्रुप हैं वो कंटेन हैं किसके साथ, CO के साथ। ठीक है, आप देखें जब आपसे पूछा जाता है एसीटोन का फार्मूला, तो क्या एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3 होता है। ठीक है, तो ये दिया गया है C2, क्या दिया गया है
C2H5COCH3, आपको बताना है C2H5COCH3 में किस प्रकार का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन एटम आप कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, कंटेन करेगा, या CH2 ग्रुप कंटेन करेगा, या ऑक्सीजन एटम आप कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करेगा, या मेथिल ग्रुप कंटेन करेगा। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया SN1 रिएक्शन दिया गया है, पूछा क्या गया है आपसे, SN1 रिएक्शन इज फेवरेटेड बाई, SN1 रिएक्शन इज फेवरेटेड बाई। इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, पूछा गया है, इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल CHCl3 एंड aqueous NaOH एट द 17 डिग्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग द रिंग इज। जब इसमें दिया गया एक रिएक्शन दिया गया है, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, NaOH उपस्थिति में, और 70 यानी कि 70 डिग्री ताप पर इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैकिंग रिंग है वो किस पर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CCl2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द CH3CH2Cl, यानी कि इसमें पूछा गया है क्या, एथिल क्लोराइड अंडरगोस होमोलिटिक फिशन प्रोड्यूस, यानी एथिल क्लोराइड जो है होमोलिटिक फिशन प्रोड्यूस यानी कि क्या जो है प्रदान करता है, क्या उपस्थित करता है। आपको बताना है कि एथिल एल्कोहल जो है वो होमोलिटिक फिशन में क्या प्रोड्यूस करता है। होमोलिटिक जब फिशन उसका कराते हैं, विदलन कराते हैं, तो क्या आपको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया CH3 CH2 एंड Cl, तो ये तो यही ऑप्शन है डायरेक्ट। क्या आपको रिएक्शन में वही आपको मिलेगा या आपको डिफरेंट एटम मिलेंगे, तो आपको आंसर करना है। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि CH3 CH2 यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अधिकता है, तो इस प्रकार से होमोलिटिक विदलन में इस प्रकार से हमें प्रदान होगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी के आधार पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। फॉलोइंग कंपाउंड का क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आधार पर। चलिए इसका सही जवाब कर देंगे कि क्या सबसे पहले बेंजीन क्लोराइड, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, मेथिल बेंजाइड। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आधार पर इनका क्रम क्या होगा, इनका क्रम आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ये दिया गया है 2, 3 और 4। तो क्या सबसे पहले बेंजीन आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मेथिल बेंजाइल में यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा है,
मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मेथिल ग्रुप आएगा। इसका कारण क्या है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अधिकता है। साथ ही साथ क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव दैन मेथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, पहले आएगा यानी कि 4 नंबर। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद में बेंजीन आएगा, ठीक है, 1 नंबर। और उसके बाद फिर आएगा क्लोरीन, और उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द पेरोक्साइड इफेक्ट इन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पूछा गया है कि पेरोक्साइड इफेक्ट बताना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व क्या करता है। तो क्या ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्शन, आयनिक मैकेनिज्म, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या हेटेरोलिटिक फिशन, या होमोलिटिक फिशन, तो आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे इसका। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है वो कंप्यूटर सिस्टम से पूछा गया है फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनमें से सभी लोग का आंसर आना चाहिए, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सभी लोग का आंसर आना चाहिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं शो हो रहा है, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ। विचार पूछा गया है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। आउटपुट डिवाइस सभी लोग बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या मॉनिटर, कीबोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और स्कैनर, ये क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU और स्कैनर जो हैं ये क्या हैं, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। ठीक है, अगर हम बात करें कीबोर्ड की तो सभी लोग बताइए क्या कीबोर्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। चलिए इस प्रश्न का शायद मुझे लगता है ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, और कुछ लोग अगर इस प्रश्न का सही जवाब मुझे लग रहा है सभी को बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। पूछा गया है फॉलोइंग इज ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं आपको बताना है। तो आउटपुट डिवाइस जैसे हम बात कर लें, अगर माउस की बात किया जाए तो माउस क्या होता है, माउस की अगर बात किया जाए तो माउस क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। माउस आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस। माउस जो है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है रैम इज स्टैंडर्ड फॉर्म। रैम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, रीड एक्सेस मेमोरी कहते हैं, या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, या रैंडम अर्थमेटिक मेमोरी कहते हैं, या रीड अर्थमेटिक मेमोरी कहते हैं। जल्दी से बताइए। DDU यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके चैप्टर नंबर 3 से पूछे गए थे और 2 नंबर से, फिर इसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम से पूछे गए थे। तो पूछा गया रैम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देंगे आप लोग। रैम का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है नेचर ऑफ द रैम इज, आपको बताना है कि रैम का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, वोल्टिक होगा, नॉन वोल्टिक होगा, लेस वोल्टिक होगा, या हाई वोल्टिक होगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वोल्टिक। नेचर ऑफ रैम इज वोल्टिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया रोम स्टैंडर्ड फॉर्म। रोम का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, या रैंडम ओनली मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी। चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी जो है रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न फॉर्म दिया गया एक्सिस टाइम ऑफ रोम। रोम का जो एक्सिस टाइम होता है वो क्या होता है? रोम का एक्सिस टाइम आपको बताना है। क्या 10 और 50 नैनो सेकेंड होता है, या 15 से 50 नैनो सेकेंड होता है, या 5 से 20 नैनो सेकेंड होता है, या 15 से 40 नैनो सेकेंड होता है? इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्या होता है, 10 से 50 नैनो सेकेंड के बीच का एक्सेस टाइम होता है रैम का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है रोम कैन बी क्लासीफाइड इनटू टाइप्स। यानी जो है रोम को कितने टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है? रोम को कितने टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है? क्या 2, 3, 5 या फिर 4? चलिए, आंसर करेंगे आप लोग। आंसर करेंगे, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। रोम का क्लासिफिकेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। रोम जो है 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला फॉर्म दिया गया है PROM, EPROM, EEROM। अभी देखिए ये क्या है, ये रैम के तीनों पार्ट हैं। क्या दिए गए हैं? ये रैम के तीनों पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि ना तो ये रैम का है ना तो रोम का है। ये क्वेश्चन किसका है जल्दी बताइए? पीरोम, ईपीरोम और ईईरोम इस टाइप ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया था रोम क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, और इसमें पार्ट्स के नाम तो नहीं लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि क्या ये रैम का पार्ट है या रोम का पार्ट है, या बोथ ऑफ ए एंड बी दोनों का, या नन ऑफ दीज। चलिए, इसका आंसर आप लोग के आधार पर है। क्या ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि मेमोरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू CPU। यानी कि मेमोरी को हम एक्सटर्नली CPU से कनेक्ट करते हैं, यानी किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी को, या टर्सरी मेमोरी को, या नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी को कितने पार्ट में, यानी कि हम यहाँ बेसिकली मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेमोरी को जो है डायरेक्टली एक्सटर्नली CPU से हम कौन सी मेमोरी को अटैच करते हैं? क्या प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्सरी को, या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिए, अभी तक आप सबका आंसर नहीं आया है इस प्रश्न का, और मुझे लगता है कि आप लोग का आंसर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं करते हैं। देखो, आंसर करने से जो आपको आता है कम से कम उसमें तो आप जांच पाओगे कि हमें कितना आता है। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा जो आंसर है या कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है इस प्रश्न का। तो इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में जो आपके नंबर गेनिंग की चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? वो बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग आंसर किया करिए। जब भी आपको आंसर करने के लिए कहा जाए तो आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या करेंगे? करने की प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है CPU से कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। अगला क्वेश्चन है लैटिन वर्ड और कंप्यूटर मीन्स, यानी लैटिन वर्ड बताना है कंप्यूटर का। लैटिन वर्ड कंप्यूटर मीन्स टू, लैटिन वर्ड में कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है? लैटिन वर्ड में कंप्यूटर का मीनिंग आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैलकुलेट। कैलकुलेट करना लैटिन वर्ड में कंप्यूटर का मीनिंग होता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है ए इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पर फिल करना है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन डाटा फॉर कैलकुलेशन। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर कंप्यूटर फिल होगा, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन डाटा फॉर कैलकुलेशन, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, हाउ मनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज। हाउ मनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन, यानी कि कितने प्रकार के कंपोनेंट जो होते हैं वो कंप्यूटर जानता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। क्या हो जाएगा? 5 प्रकार के कंपोनेंट जो है कंप्यूटर जानता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दिया गया है दिस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज द इसेंटली इन ए बाइनरी फॉर्म नेमली 0 and 1। आपको पता है कि बाइनरी नंबर जो है केवल और केवल 2 अंक होते हैं बाइनरी नंबर में, 0 और 1। कितने नंबर होते हैं? 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 0 और 1 दिया गया है। तो इसमें बताया गया है, पूछा गया है आपसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन करते हैं इसेंशियली के सापेक्ष में बाइनरी फ्रॉम नेमली 0 and 1, यानी कि जिनको हम 0 और 1 से बाइनरी नंबर सिस्टम को जानते हैं। तो कितने प्रकार के, यानी कितने टाइम के प्रोसेस जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन प्रदान करता है बाइनरी नंबर सिस्टम के सापेक्ष में। पहला है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग, तीसरा है सी नंबर है माइक्रो और डी है सुपर कंप्यूटर। चलिए इनमें से आपको बताना है, आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर के सापेक्ष में जो इन्फॉर्मेशन शो करेगा वो डिजिटल कंप्यूटर का प्रोसेसिंग शो करेगा। ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, कैलकुलेट द डिजिटल मैच आर एग्जाम्पल ऑफ, कैलकुलेट द डिजिटल मैच आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो या सुपर। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिजिटल कंप्यूटर। अगला जो प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर देयर, यानी कितने प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर पाए जाते हैं? क्या 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं? एंड आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पर आपको फिल करना है कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और उसके बाद में क्या एनालॉग होगा या डिजिटल होगा या सुपर कंप्यूटर होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द सुपर कंप्यूटर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन सा है? पहला है माइक्रो, दूसरा क्या है? मिनी, और तीसरा जो आपका है वो है सुपर, और चौथा जो है वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो इतने प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं।
ठीक है। चलिए, डिजिटल कंप्यूटर के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। कौन सा? माइक्रो, मिनी, मेन और सुपर कंप्यूटर। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 1 GB इज इक्वल टू 1 GB कितने बराबर होती है? 1024 बाइट के, 1024 MB के, 1050 KB के या 8 बाइट की? चलिए, इसका आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट है जो है कितने? 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? क्या वो 1000 बाइट के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर, या 10⁴ बाइट के, या 8 बाइट के? चलिए, आंसर करेंगे आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1000 बाइट होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर 1 किलोबाइट की बात हो तो कितना होता है? 1000 बाइट होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कंट्रोल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज। कंट्रोल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज क्या है? LU है, या CPU है, या CPU है, या मेमोरी है? आपको बताना है कंट्रोल नर्वस सिस्टम, कंप्यूटर का कंट्रोल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CU। कंट्रोल यूनिट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है ALU इज कॉल्ड। बेसिकली ALU को क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता है ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन। एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन करता है, क्या 5 सिग्मा बॉन्ड कंटेन करता है, या 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड कंटेन करता है, या 3 सिग्मा और 2 पाई, या 3 सिग्मा या 3 पाई बॉन्ड? एसिटिलीन मॉलिक्यूल, देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ मैंने पहले ही बता दिया, विस्तृत क्लास में जाकर के देख लीजिए, थ्योरी की क्लास में। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन करता है। अगला जो प्रश्न है 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन के पास क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या 1,3-ब्यूटाडाइन के पास sp एंड sp2 संकरण पाए जाते हैं सेंट्रल आइटम में, या कार्बन आइटम, प्रत्येक कार्बन आइटम में क्या पाए जाते हैं? sp और sp2 पाए जाते हैं, या sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, या ओनली sp पाया जाता है, या sp2 संकरण पाया जाता है कार्बन परमाणु में? 1,3-ब्यूटाडाइन के प्रत्येक कार्बन आइटम में परमाणु यानी संकरण क्या पाया जाता है? तो इसका जो संकरण हो जाएगा केवल और केवल sp2 संकरण पाया जाएगा। यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन एटम में क्या पाया जाएगा? ओनली sp संकरण पाया जाएगा। इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 ब्यूटेन 3 इन रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। 1,3-ब्यूटीन में कितने सिग्मा और कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? चलिए, इसका आंसर आप लोग करेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि कितने 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड जो है पाए जाएंगे 1,3 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है विच इज एन एसिडिक हाइड्रोकार्बन। इनमें से आपको बताना है कौन सा एसिडिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। एसिडिक हाइड्रोकार्बन्स इनमें से कौन सा है? चलिए, आज सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को दिख रहा है इस ऑप्शन में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ये क्या है? ये एक प्रकार से एसिडिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है टालून से पूछा गया है। टालून में
पूछा गया टॉलुइन में कितने सिग्मा और कितने बॉन्ड पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो टॉलुइन की अगर बात किया जाए तो टॉलुइन में 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने पाई बॉन्ड? टॉलुइन मॉलिक्यूल में टॉलुइन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो है 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से कौन सा संकरण है जिसकी आकृति ट्राइगोनल होगी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसमें sp2 संकरण की जो आकृति बनेगी, शेप बनेगी, वो क्या होगा? sp2 संकरण होगा। ठीक है, sp2 संकरण का जो शेप होगा वो ट्राइगोनल होगा। इसे हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन 1,2-ब्यूटाडाइन आर। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी टाइप्स ऑफ संकरण बताया गया है। कितने टाइप संकरण पाए जाते हैं 1,2-ब्यूटाडाइन में? 1,2-ब्यूटाडाइन में कितने टाइप्स के संकरण पाए जाएंगे? क्या sp, sp2 या sp3 तीनों संकरण पाए जाएंगे या sp2 और sp पाया जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी sp, sp2 और sp3 ये तीनों संकरण किसमें पाए जाएंगे? 1,2-ब्यूटाडाइन में पाए जाएंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड इन प्रेजेंट इन, यानी कि बताना है कि डबल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा, यानी किसमें उपस्थित है डबल बॉन्ड। 1,2-ब्यूटाडाइन में, 1,3-ब्यूटाडाइन में या 1,3-पेंटाडाइन में या बीटा-ब्यूटाडाइन में। चलिए आंसर करेंगे इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1,3-ब्यूटाडाइन के पास क्या होंगे? डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। अगला जो प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है द HCH बॉन्ड एंगल इज CH4। देखिए, आपको बताना है CH4 में बॉन्ड एंगल। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। CH4 में बॉन्ड एंगल आपको बताना है। CH4 में बॉन्ड एंगल आप लोग को बताना है। चलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। मीथेन में जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीथेन की अगर बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो कितना होगा? 109 डिग्री। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल है किसमें? CH4 मीथेन में। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन C सिंगल बॉन्ड C ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इच। देखिए, इसमें आपको बताना प्रत्येक कार्बन एटम में ये देखिए, ये आपको कंपाउंड दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें आपको प्रत्येक कार्बन एटम का संकरण बताना है। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक कार्बन एटम का संकरण हो जाएगा वो हो जाएगा sp और sp2। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन एटम का जो संकरण होगा वो कितना पाया जाएगा? C और सिंगल। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, ये आपका कंपाउंड है, सभी ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड दिया गया है। इसमें पूछा गया C और C, यानी कि इन दोनों C और इन दोनों C के बीच में क्या पूछा गया? संकरण। तो इसमें जो संकरण होगा वो क्या पाया जाएगा? sp और sp2 संकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? इन ग्रेफाइट कार्बन एटम इज। ग्रेफाइट एटम में जो संकरण पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? ग्रेफाइट एटम में प्रत्येक कार्बन एटम में जो संकरण होगा वो क्या पाया जाएगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे आप लोग। ग्रेफाइट में तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी sp2 संकरण पाया जाएगा। ग्रेफाइट में क्या पाया जाएगा? sp2 संकरण पाया जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हाउ आर पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन नेप्थालेन मॉलिक्यूल। नेप्थालेन मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड उपस्थित रहते हैं? चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो नेप्थालेन मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो इसमें कितने जो है पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? इसमें जो है 5 पाई बॉन्ड
पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 पाई बॉन्ड प्रकार, यानी 5 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सी इज डायमंड इज, यानी संकरण बताना है डायमंड में प्रत्येक कार्बन एटम, यानी डायमंड में कार्बन एटम का संकरण आपको बताना है। डायमंड में कार्बन एटम का संकरण क्या होगा? चलिए तो डायमंड में कार्बन एटम का संकरण क्या होगा? कार्बन एटम का संकरण जो होगा वो पाया जाएगा sp3। क्या पाया जाएगा? sp3 पाया जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम कब होती है? अगर 29 नंबर की बात किया जाए, देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया है। पहला दिया गया है, क्या दिया गया है? H2C2H5OH, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखेंगे मैक्सिमम कब होगी? तो जब आप देखें कि जब भी एल्कोहल से क्रिया हो रही है और जिसमें देखें कि आप पूर्णतया H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम किस में होगी? ऑप्शन नंबर ए, यानी एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो मैक्सिमम होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न दिया गया है, दिया गया C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड फाउंड, इनमें कौन सा बॉन्ड फाउंड होगा? यानी इथेन होगा, ब्यूटेन होगा या ग्लिसरीन होगा? इसका फार्मूला आपको बताना है। चलिए तो ये एथिलीन का फॉर्म, बेसिकली ये एथिलीन है। क्या है? एथिलीन, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन गमक्सीन, गमक्सीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? गमक्सीन में डबल बॉन्ड की संख्या आप लोग को बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। गमक्सीन में आपको बतानी है कि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। तो गमक्सीन में डबल बॉन्ड की संख्या जो होगी वो 0। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, इथेन एंड इथाइन रिस्पेक्टिवली, आपको संकरण बताना है मीथेन में, एथेन में और इथाइन में। तो मीथेन में जो संकरण पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? वो सबसे पहले मीथेन में, तो मीथेन की बात करें तो मीथेन में जो संकरण पाया जाएगा sp3 पाया जाएगा। अगर बात करें इथेन में तो sp2 और इथाइन में sp। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच कंपाउंड शो द डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है डाइपोल मोमेंट शो करता है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या दूसरा है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या सी है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन, या डी ऑप्शन दिया गया है ट्रांस 2 ब्यूटेन। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। विच ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जो है जीरो डाइपोल मोमेंट शो करता है? सॉरी, डाइपोल मोमेंट शो करता है, जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं पूछा गया, डाइपोल मोमेंट पूछा गया। तो इनमें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू, सभी बॉन्ड जो हैं बेंजीन के इक्वल होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? किसके कारण इक्वल होते हैं? तो वो रिजोनेंस के कारण होते हैं। रिजोनेंस के कारण ही बेंजीन के सभी बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है एरोमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन आर प्रोवाइड बाय, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज यानी बेंजीन का एरोमेटिक प्रॉपर्टीज जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? क्या एरोमेटिक स्प्लेटल थ्योरी के द्वारा, या रिजोनेंस थ्योरी के द्वारा, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा, या ऑल ऑफ दिस? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, बेंजीन का एरोमेटिक प्रॉपर्टीज इसके द्वारा जो है दिया गया था। आंसर करेंगे आप लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी इन सभी से एरोमेटिक स्केलेटल थ्योरी के द्वारा भी, रिजोनेंस थ्योरी के द्वारा भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा भी, ठीक है। इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड आर इजिली आयनिज्ड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सरलतम रूप से जो है आयनीकृत हो जाता है, अपघटित हो जाता है। द मेन रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका इस
का इस स्टेटमेंट का मेन रीजन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जल्दी आयनित हो जाता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मेन रीजन क्या है? क्या वो रीजन है एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन का, या रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का, या रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन का, या हाइड्रोजन बॉन्ड का? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आयनिक जल्दी हो जाते हैं, इसका मेन रीजन है रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है क्रेडिट फॉर द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन गोज टू। बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर का क्रेडिट किससे जाता है? यानी बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर का जो है जन्मदाता कौन था और उसका पूरा श्रेय किससे जाता है? क्या वूलर को जाता है, फ्राइडे को जाता है, कैकुले को जाता है, या बेयर्स को जाता है? किसको जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका जो पूरा श्रेय है बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर का वो किसको जाता है? कैकुले को जाता है। किसको जाता है? कैकुले को जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व इन एथिलीन मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा एथिलीन मॉलिक्यूल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? क्या वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, होमोलिटिक फिशन, या इंडक्टिव इफेक्ट, या नन ऑफ दीज? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एथिलीन मॉलिक्यूल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इंडक्टिव इफेक्ट, या होमोलिटिक, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक एथिलीन मॉलिक्यूल के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक द्वारा इफेक्ट किया जाता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। इनमें से एथिलीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा क्या की जाती है? ऑब्जर्व की जाती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो दिया गया साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन इज। साइक्लोपेंटाडाइलिन एनायन इज एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर है या एलिफेटिक है? चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सभी लोग का आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइन एनायन जो होगा वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अगला जो प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज द सेंट्रल कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से किस स्पेसीज के सेंट्रल कार्बन एटम में नेगेटिवली चार्ज होगा? क्या कार्बोनियम आयन होगा, या कार्बोनियम होगा, या कार्बेनियम आयन होगा, या कार्बोकैटायन होगा, या फ्री रेडिकल में होगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोनियम आयन। क्या हो जाएगा? कार्बोनियम आयन हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है सी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज। बेंजीन में आपसे पूछा गया है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एटम का बॉन्ड लेंथ बताना है। सी यानी कि 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड दिया गया है, सी कार्बन दिया गया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगी वो कितनी होगी? चलिए आंसर करेंगे आप लोग इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 1.39 एंगस्ट्रॉम जो होगा बॉन्ड लेंथ होगा बेंजीन के प्रत्येक कार्बन एटम के बीच में। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है CH3CH2OH यानी कि एथिल एल्कोहल इज बॉन्ड दैट द अंडरगोस हेट्रोलिटिक क्लेवेज मोस्ट रेडली इज। यानी कि CH3 यानी एथिल एल्कोहल में जो बॉन्ड बनेगा वो हेट्रोलिटिक फिशन के कारण क्या करेगा? मोस्ट रेडली एक्टिव होगा। तो ये इसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन से कंपाउंड बनेंगे? यानी कि किस, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए क्या ये है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि
हेट्रोलिटिक फिशन के कारण जो इसमें रेडली अंडरगोस होंगे बॉन्ड, तो किस बॉन्ड में जो हेट्रोलिटिक फिशन होगा वो लागू होगा? क्या वो कार्बन और कार्बन के बीच होगा, या कार्बन और ऑक्सीजन के, या कार्बन हाइड्रोजन के, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। द रेजेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज, द रेजेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में के द्वारा कौन सा रेजेंट हमें प्राप्त होता है? क्या पिरीडीन प्राप्त होती है, या RCOOH प्राप्त होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है? चलिए, ये आप जब 12th में थे तो आपने नेमिंग रिएक्शन पढ़ा था और आप सभी को पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग सही करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी RCOCl। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो रेजेंट का काम करेगा वो क्या करेगा? RCOCl करेगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, इनमें से निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, H2O, SO2, NH3 या ROR, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है आपको बताना है। चलिए, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम ऑन बेंजीन रिंग, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम ऑन बेंजीन रिंग मेकिंग द सेकेंड सब्स्टिट्यूशन इंटर द पोजीशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की उपस्थिति में बेंजीन रिंग के निर्माण में द सेकंड जो सब्स्टिट्यूशन अंडरगो द पोजीशन है वो कहाँ पर होगा? यानी क्लोरीन रिंग जो होगी बेंजीन में, क्लोरीन होगी जो बेंजीन के किस रिंग में किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी? आर्थो पर, मेटा पर, या पैरा या आर्थो मेटा पर? चलिए आंसर करेंगे आप इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर क्या करेगी? क्लोरीन रिंग की उपस्थिति में बेंजीन रिंग का जो फॉर्मेशन होगा सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो कहाँ पर क्लोरीन को व्यवस्थित किया जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, विच काइंड ऑफ फिशन इज सेपरेटेड बाय सनलाइट, कौन सा जो फिशन है, किस प्रकार का विदलन जो है वो सनलाइट के द्वारा यानी सूर्य की प्रकाश के से है, मतलब उपस्थित होता है यानी पाया जाता है? हेट्रोलिटिक फिशन या होमोलिटिक फिशन, या दोनों, या नन ऑफ दीज? चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोलिटिक फिशन जो है ये सनलाइट की उपस्थिति में बनता है, यानी होमोलिटिक फिशन जब भी रिएक्ट करता है तो किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रांग है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, इनमें से कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रांग है? आंसर करेंगे सभी लोग। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्या C2H6 जो है सबसे स्ट्रांग है, या C6H6 यानी बेंजीन, या CH3OH? चलिए इसमें से आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेथिल एल्कोहल जो है वो सबसे स्ट्रांग है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड एंड C सिंगल बॉन्ड C इन एथेन आर फॉर्मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग? आपको बताना है कि हम यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड C एथेन में किस प्रकार के संकरण पाए जाएंगे जब एथेन का ओवरलैपिंग होगा? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, किस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी जहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में
किस प्रकार के संकरण पाए जाएंगे जब इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब तक आपको विस्तृत जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। आपको इसमें देखना है C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इनमें आपको संकरण बताना है, और इनमें C सिंगल बॉन्ड CH में एथिलीन मॉलिक्यूल के सापेक्ष में आपको संकरण की संख्या बतानी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, sp3 सिंगल बॉन्ड S एंड sp3, ठीक है। ये जो है इस प्रकार की ओवरलैपिंग एथिलीन मॉलिक्यूल में C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड में पाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, रिजोनेंस अनुनाद स्ट्रक्चर, किस मॉलिक्यूल में अनुनाद स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, यानी कि आपको बताना आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है आप मॉलिक्यूल, रिजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनाद स्ट्रक्चर बताना है, और डज नॉट हैव यानी कि रीजन किसी भी मॉलिक्यूल के अनुनाद स्ट्रक्चर में क्या नहीं पाया जाएगा, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, या सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, या आइडेंटिकल बॉन्डिंग। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आइडेंटिकल बॉन्डिंग। यानी आइडेंटिकल बॉन्डिंग जो होगी, आइडेंटिकल बॉन्डिंग के कारण ही रिजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में जब भी आप देखेंगे अनुनाद स्ट्रक्चर में, किसी मॉलिक्यूल के अनुनाद स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, उसके पास आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बेंजीन इज अनरिएक्टिव बिकॉज, बेंजीन जो है अनरिएक्टिव है, किसके कारण अनरिएक्टिव होती है? इट हैव डबल बॉन्ड, क्या इसके पास डबल बॉन्ड होता है, या इट है C सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, या कार्बन और sp2 संकरण, प्रत्येक कार्बन आइटम में sp2 संकरण पाए जाते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके पास क्या होते हैं, इसके प्रत्येक कार्बन आइटम में C सिंगल बॉन्ड C से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया है ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड, ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एंड द निक बोरिंग ऑर्बिटल इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, या इंडक्टिव इफेक्ट, या स्टेरिक इफेक्ट, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, या नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, नन ऑफ दीज। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोकेटायन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब जो इसका है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, एमंग द गिवन कैटायन द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज। एमंग द गिवन कैटायन, ये कैटायन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है? सिस ब्यूटिल है, या ट्राई ब्यूटिल है, या कार्बोकेटायन है, या फ्री रेडिकल है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग इसका। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राई ब्यूटिल। ट्राई ब्यूटिल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट राउंड द कार्बन एटम। इनमें से किस इंटरमीडिएट यानी कि आपको पता है कि इसमें से
किसके पास कंप्लीट ऑक्टेट राउंड होता है कार्बन एटम में? क्या कार्बोनियम आयन में, या कार्बोकैटायन आयन में, या फ्री रेडिकल में, या कार्बीन में? चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो आपको पता है जब भी आपको कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड मिलेंगे कार्बन आइटम में तो वो कार्बोनियम आयन में मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? चलिए सभी लोग का आंसर आना चाहिए। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ाया है, सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से जवाब दें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा NH2NP5। क्या हो जाएगा? NH2NP5। अगला प्रश्न है, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू। देखिए एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, या ब्लॉक का? जल्दी से आप बताएंगे। तो ये बेसिकली किस ब्लॉक का तत्व है? जल्दी बताइए। 29 एटॉमिक नंबर 29 है तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? चलिए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आना चाहिए। देखिए एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो ये डी ब्लॉक का, बेसिकली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा गया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का क्या होता है? NH2 होता है, NP5 होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, मेडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। मेडलीव की जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक नंबर पर, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर, या नन ऑफ दीज? चलिए मेडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड है? जो मेडलीव का नियम है किस पर बेस्ड है बेसिकली? चलिए आंसर करिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एटॉमिक वेट पर बेस है। एटॉमिक किस पे बेस है? एटॉमिक बेस पर बेस है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन। इनमें से डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा दिखाता है? डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, या एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, या एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, या बोथ बी एंड सी? तो मेरे प्यारे मित्रों ये जो है एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बी और सी। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ LiMg आर सिमिलर। इसमें लिथियम और मैग्नीशियम का केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा गया है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज लिथियम और मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है। वो किसके कारण होती है? दीज बिलोंग टू सेम ग्रुप। क्या ये जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है? या बोथ आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम होता है, या डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, या बोथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इनकी शो यानी सेम होती है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों जो हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट निजेशन पोटेंशियल। इनमें से आपको बताना है किसके पास जो है हाईएस्ट निजेशन पोटेंशियल आयनन विभव पाया जाता है। इनमें से किसके पास जो है अधिक आयनन विभव पाया जाता है? क्या सोडियम के पास, या एल्युमिनियम के पास, मैग्नीशियम के पास, या पोटेशियम के पास? जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम के पास हाई जो इनिशिएशन पोटेंशियल है वो हाई पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लार्ज साइज। इनमें से कौन सा किसके पास या किसकी जो साइज हो लार्जेस्ट होगी? इनमें से किसकी जो साइज होगी वो लार्जेस्ट होगी? चलिए आंसर करेंगे आप लोग।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा S2 माइनस की। S2 माइनस की जो साइज होगी वो लार्जेस्ट होगी, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ। पाउली की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो बेस्ड है किस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर, यानी कि किस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर पाउली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बेस्ड है। एटॉमिक रेडियाई पर, बॉन्ड लेंथ पर, या बॉन्ड एनर्जीज पर, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, ये बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जीज पर बेस्ड है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जो है का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा वो बॉन्ड एनर्जी होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कंपेयर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर्ड विथ फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इच, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में जो आपको कंपैरिजन करना है कि फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो कंपैरिजन होगा तो किस चीज़ के कंपैरिजन होगा, क्या नेगेटिव चार्ज का होगा या पॉजिटिव चार्ज या दोनों का। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग का आंसर मैं देख रहा हूँ। तुरंत आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेगेटिव चार्ज। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है द मोस्ट पोलर बॉन्ड, इनमें से सबसे अधिक पोलर बॉन्ड कौन, मोस्ट पोलर बॉन्ड बताना है, पोलर बॉन्ड बताना है, इनमें से मोस्ट पोलर बॉन्ड क्या होंगे। तो इसमें से मोस्ट पोलर बॉन्ड जो होगा वो हो जाएगा N एंड H, N एंड F जो है वो मोस्ट पोलर बॉन्ड होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए ये प्रश्न हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑफ Mn2 प्लस आयन एटॉमिक नंबर Mn इक्वल टू 25, यानी कि Mn यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 25 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और बताना है इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके आउटर मोस्ट सबसेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा 3d5 और 4s0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है electrons enter the subcell of which n plus l value of maximum this is indicated as। देखिए इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं किसी भी सबसेल में तो n प्लस l रूल के अनुसार, तो ये जो नियम है इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो किसके अनुसार होगी, क्या ये हुंड रूल के अनुसार होगी। जो n प्लस l रूल है वो किस में लागू होता है, ये n प्लस l रूल के अनुसार हमें पता चलता है ना कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है, कौन सा जो से एनर्जी के क्रम में ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं किसी भी सबसेल में किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आप ये किस रूल के, हुंड रूल के द्वारा, बाउ प्रिंसिपल के द्वारा, या हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा, या पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के द्वारा, जल्दी बताइए मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउ प्रिंसिपल के द्वारा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है द बॉन्ड इन formatting of fluorine molecule will be, the bond in the formatting of fluorine molecule will be, बॉन्ड का जो फॉर्मेटिंग होगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल का वो किस प्रकार से होगा, यानी कि SS ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग के द्वारा, या PP ओवरलैपिंग, या ड्यू टू संकरण यानी संकरण के कारण। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी PP ओवरलैपिंग के कारण ही जो है फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेट होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। देखिए स्ट्रॉन्ग जो होता है सिंगल बॉन्ड सी प्रेजेंट होता है, इसमें कौन सा संकरण प्रेजेंट होता है, sp या sp2 sp या sp2 sp3 sp। चलिए इसका आंसर करेंगे। तो इसमें sp और sp संकरण पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द PP ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जब PP ऑर्बिटल ओवरलैप करता है इन इज ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट, यानी PP ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। PP ओवरलैपिंग किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी, क्या वो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, हाइड्रोजन क्लोराइड में, या क्लोरीन में।
पी ओवरलैपिंग आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। पी ओवरलैपिंग बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरीन में पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पाई जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, इन N2 मॉलिक्यूल द एटम आर बॉन्डेड बाई। N2 मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे वो किस प्रकार से बॉन्ड होंगे, किस प्रकार से बॉन्ड बनेंगे, किसमें इसमें 1 सिग्मा 2 पाई बन पाया जाएगा, या 1 सिग्मा 2 पाई पाया जाएगा, 1 पाई पाया जाएगा, या 2 सिग्मा 1 पाई पाया जाएगा, या N2 मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा और केवल 3 सिग्मा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2 मॉलिक्यूल में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाया जाएगा। कितना? 2 पाई बॉन्ड पाया जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया नंबर ऑफ बॉन्ड इन SiO2। SiO2 में यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा और कितने बॉन्ड पाए जाएंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा और 2 पाई और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी SO3-2। अगला जो प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज नियरली और डायरेक्टली बॉन्डेड इन वाटर फॉर्म द एंगल ऑफ। पूछा गया है द बॉन्ड एंगल वाटर मॉलिक्यूल, यानी पानी में बॉन्ड एंगल जो होगा वो नियरली किस प्रकार से जो है डायरेक्ट करेगा बॉन्ड को, और किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। इसमें बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा, जल्दी से आप बताइए। बॉन्ड एंगल पूछा गया है आपसे, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, बॉन्ड एंगल की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से आप लोग बताइए, बॉन्ड एंगल की बात यहाँ पर हो रही है, तो बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा इसमें। बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाएगा, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो बनेगा 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनेगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 इज। IF7 में संकरण क्या होगा। IF7 में संकरण पूछा गया है, तो IF7 में संकरण जो होगा sp3d3 होगा। क्या होगा, sp3d3 संकरण पाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है 2 कार्बन एटम इन एसिटिलीन आर। 2 कार्बन एटम, एसिटिलीन के 2 कार्बन एटम में कौन सा संकरण पाया जाएगा। द 2 कार्बन एटम इन एसिटिलीन आर sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 या sp3 या संकरण ही नहीं पाया जाएगा। जल्दी बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे आप सभी लोग। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि sp संकरण इसमें पाया जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट ऑर्डर बताना है किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना है, हाइब्रिड संकर कार्बन में बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो इसका सही क्रम क्या होगा, संकरण का सही क्रम। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सभी लोग आप आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ भाई, सारी चीज़ मैं थ्योरी क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें देखना है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो तो आपको पता है कि हाइब्रिड एटम में सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp
फिर होती है SP2 की, फिर होती है SP3 की। यानी इस प्रकार से जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है आज की इस क्लास में, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कल की क्लास में हम लेकर के आए हैं न्यू मॉडल पेपर। कल आपको मिलेगा मॉडल पेपर, मिलेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मॉडल पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉडल पेपर आपको मिलेगा कल की क्लास में। ठीक है, तो आप सभी लोग कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल की क्लास रात 8 बजे अपने निर्धारित समय पर होगी। केवल आज की क्लास में डिस्टर्बेंस हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी लोग, आपको PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और अब आपको सुविधा दी जाएगी कि अब आपको PDF में ही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि इसका जो प्रश्न है पूछा गया है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 मॉलिक्यूल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी में आपको यहीं पर आंसर टिक हुआ मिल जाया करेगा, आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास देखिए, उसके बाद PDF पर ही अपना तैयार करिए। ठीक है दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम है कल उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा, PDF देख लीजिएगा, जो MCQ की क्लासेस पहले हुई हैं उनका देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरी क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया, अध्ययन किया है हमारे इस चैनल पर, तो आपको अधिकांश प्रश्न हमारे इस क्लास से मिलेंगे जो पहले भी हो चुके हैं, और आज की इस क्लास से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग से विनती करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूं और आप लोग के लिए क्लास लेकर आता हूं, बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस मिलती हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।